शाबाश नहीं आएगी। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? कौन है जो 100% कॉन्फिडेंटली बता सकता है? रेहान, गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? यूआरएल में। कौन सारा सही से बता सकता है गेट पोस्ट में? PHP में गेट के डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूँगा? गर्वित, PHP में अगर मेरे को गेट का डेटा एक्सेस करना है तो मैं कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करूँगा? और पोस्ट का करना है तो? और ऐसा कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो गेट और पोस्ट दोनों का डेटा लेके आता है? दोनों का डेटा एक में ही लेके आता है, साथ में लेके आ सकता है। पोस्ट तो पोस्ट का डेटा लेके आएगा, $_रिक्वेस्ट ले आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशनल का मीनिंग क्या हो गया? या तो रो या कॉलम। ग्रिड क्या होता है? आपके 2 डायमेंशनल होता है, या तो वो रोज पे भी काम करेगा और आपके कॉलम्स पे भी काम करेगा। तो मैं लिखा स्टाइल अब वो ऑन करना है पीछे वाला। मैंने लिखा क्लास और लिखा कंटेंट। अगर मेरे को इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं स्टाइल में क्या लिखूँगा? मैं हैश यहाँ पे कंटेनर लिखूँ क्या? कैसे एक्सेस हो जाएगा कि ये वाला डिव? मैंने यहाँ पे क्लास दी है, क्या क्लास से एक्सेस हो जाएगा क्या? तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? डॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जाके मेरे को क्या लिखना है? डिस्प्ले, जैसे हम फ्लैक्स लिखते थे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैक्स और इसको रन करता हूँ तो मेरा ये इस वे के अंदर आ जाएगा। अगर मैं फ्लैक्स हटा देता हूँ तो ये मेरे सिंपल hello1, hello2, hello3, hello4 नाम के डिव्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स लिखता हूँ तो ये इसको फ्लैक्स में चेंज कर देगा, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, क्योंकि ये क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्रिड। फिलहाल अगर मैं सिर्फ ग्रिड लिखूँ तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को बताना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स होंगे और कितनी रोज होंगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके 2 रोज़ बन जाए। मैं ये चाह रहा हूँ इनकी 2 रोज़ बन जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा 100px और मैं लिखूँगा 100px। मैंने कितनी बार स्पेसिफाई किया? 2 बार किया। तो अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे? मेरे पास में 2 कॉलम्स बने। मेरे पास में पहला कॉलम बना जिसमें क्या है? hello1 और hello3। दूसरा जो कॉलम उसमें क्या है? hello2 और hello4। एक काम करते हैं हम, मैंने लिखा div के अंदर डिव। ये इस वाले एरो का मीनिंग क्या है? कि जो आपका आउटर डिव है, आउटर डिव कौन सा है? ये वाला। उसके अंदर वाले डिव के ऊपर हमको CSS लगानी है। फिर से कहता हूँ मैं, ये बाहर वाला डिव है, इस डिव के अंदर वाले जितने भी डिव हैं उस पर मेरे को CSS लगाना है। तो ये जो 4 डिव्स हैं, अगर मेरे को सिर्फ इन पे ही CSS लगानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? डिव और ये वाला निशान और ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। ठीक है, अब आपके पास में क्या है? 2 कॉलम्स हैं। 2 ही क्यों आए? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 बार स्पेसिफाई किया और 2 बार ही स्पेसिफाई किया। अगर मैं यहाँ पे 1 और बार लिख देता हूँ 100px तो क्या होगा? 3 कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 और बार लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? 4 कॉलम्स बन जाएंगे। 4 क्यों बने? क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बार स्पेसिफाई किया। 4 लिख के
ये 5 बार लिखने तो 5 कॉलम्स आएंगे, पर हमारे पास में एलिमेंट्स ही नहीं है ना उतने, तो इस पर उतने नहीं लिख पाएंगे। हाँ, ये हम साइज़ बता रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर 100 की जगह लिख देता हूँ 200, तो क्या हो जाएगा, वो लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो किस साइज़ का बनाएगा, 200 का बनाएगा। ठीक है, तो अब ये कॉलम्स 3 बना रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। अब फिलहाल इसका आउटपुट क्या आएगा, कितने बनेंगे कॉलम्स यहाँ पर, 3 बनेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे को 10 बार कॉलम्स बनाने थे, तो मैं यहाँ पर 10 बार नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, रिपीट लिख दूँगा। कितनी बार रिपीट करना है, मेरे 3 बार 100 पीस, तो मेरा सेम आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर 4 स्पेसिफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 में आ जाएगा। ठीक है, अब ये थे आपके कॉलम्स यहाँ पे 3 ही क्यों है, क्योंकि मैंने 3 बार। ठीक है, फिलहाल हम ये लिख देते हैं। अब मेरे को क्या स्पेसिफाई करना है, रोज़ का। हमारे पास में ये जो आउटपुट है इसके अंदर रोज़ कितनी है हमारी, 2 है। अब उस रो के ऊपर जब हमको साइज़ देना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, 60 px। अब क्या होगा, जितनी भी रोज़ होगी उसके ऊपर आपके जो CSS है, जो आपके साइज़ है, वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, मेरे पास में रोज़ कितनी है इसके अंदर, 2 है। पहला जो एलिमेंट लिखूँगा वो किसका साइज़ है, पहली रो का, और दूसरे में जो लिखूँगा वो किसका साइज़ है, आपकी दूसरी रो का। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो दूसरी रो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, 30 px। अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 130 px, तो क्या हो जाएगा, आपकी दूसरी रो का साइज़ हो जाएगा 130 px। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं 60 px। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉलम कर देते हैं 2। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी इसके अंदर गैप। अगर आपको रोज़ और कॉलम के बीच में इक्वल स्पेस देना है तो आप क्या यूज़ करोगे, गैप यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके रो के बीच में डिफरेंट स्पेस है और कॉलम के बीच में डिफरेंट स्पेस है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉलम गैप। मैंने लिख दिया 20 px। तो अब क्या होगा, सिर्फ जो कॉलम्स है उसके बीच में स्पेस आएगा, और अगर आपको ये चाहिए कि रो के बीच में स्पेस आए कितना, मैंने लिखा 40 px। उसका आउटपुट कुछ इस है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 100 px और 100 px। इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ ऑटो और ऑटो, तो क्या हो जाएगा, जितना भी इक्वल स्पेस है वो उन कॉलम्स के बीच में बन जाएगा। जितना भी इक्वल स्पेस है वो उन दोनों के बीच में बन जाएगा। मैं एक बार और लिखता हूँ, तो मेरे कितने बनेंगे कॉलम्स, 3 ही क्यों बनेंगे यहाँ पर मेरे कॉलम्स, क्योंकि हमने 3 बार लिखा है। ठीक है, और अगर मैं एक और बार लिखूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा 4 बार हो जाएगा। अब मैं इन 4 एलिमेंट्स को एक बार फिर से बना देता हूँ। अब ये चीज़ देखो, हमने यहाँ पे रो के अंदर क्या लिख रखा है कि जो पहली रो होगी उसका साइज़ क्या होगा, 60 px। जो दूसरी रो होगी उसका साइज़ क्या होगा, 60 px। अब मैंने एक और रो इंसर्ट कर दी, तो अब इसका जो साइज़ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम ये लिखना चाह रहे हैं कि जितनी भी रोज़ आए वो अपना आप उसका साइज़ ले लें, तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रिड ऑटो रोज़। अब हम कह रहे हैं कि जितनी भी रोज़ आए हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आप जो हम यहाँ पर देंगे 60 px जैसे हमने दिया, तो जितनी भी रोज़ आएगी वो अपना उसका साइज़ ले लें। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि अगर मुझे ग्रिड वाला लेआउट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिस्प्ले ग्रिड। अगर मेरे को स्पेसिफाई करना है कि मेरे को कितने कॉलम चाहिए तो मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में। अगर मेरे को रोज़ का स्पेसिफाई करना है तो मैं क्या लिखूँगा, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ के अंदर। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कितनी भी रोज़ आए उसका साइज़ अपना आप स्पेसिफाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रिड
ऑटो रोज, कि जैसे जैसे रोज़ ऐड होती जाए उनका साइज़ यहाँ पर स्पेसिफाई होता जाए। अगर मेरे को रोज़ और कॉलम्स के बीच में सेम गैप देना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अगर मान लो मेरे को रोज़ के बीच में और कॉलम्स के बीच में सेम स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? मैं सिर्फ ये जो गैप है उसको ओपन कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा? गैप कॉलम्स और रोज़ के बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ये आपका बेसिक ग्रिड था। अब इसको हम CSS के थ्रू और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्प्ले कॉलम फ्लेक्स, मैं लिखा डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे? अलाइन आइटम्स। मेन इसके अंदर समझने का आपको वो वाली था ग्रिड वाला, ये हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं कि कैसे हम ग्रिड का यूज़ करके इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैं लिखा अब जो कॉम्बिनेशन है कलर का वो ठीक ले लेना, बाकी पहले वाले में ना ऑरेंज रखो, दूसरे वाले में व्हाइट ले लो, तीसरे वाले में ग्रीन रखो। पहला कौन सा? ऑरेंज, फिर तीसरे में व्हाइट रखो, तीसरे में ग्रीन रखो। ये ऑरेंज ही था। अरे वो इंडिया की फ्लैग में कौन सा होता है? ये थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, हमने दी पैडिंग, पैडिंग हमने दे दी यहाँ पर 20 px। ठीक है, हमने एंकर लिंक पढ़ी थी। एंकर लिंक का क्या यूज़ है? करण, एंकर लिंक का क्या यूज़ है? क्लास ऑनलाइन है, वो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, मैंने वो रिकॉर्ड स्टार्ट करो। वो मीट फिर कौन से? जैसे मीट को लोगे आ जाएगा। अच्छा, न्यू मीट। नीचे नीचे आओ, वर्ड में थे ज्वाइन कर सकते। माइक क्यों ऑफ किया? मैं ज्वाइन कर दूँ। बटन पर लिंक है। आई ये वो जो गोल्डन आई है उधर राइट साइड में आई है, उसको कॉपी करके
मुझे व्हाट्सएप मिल जाएगा मुझे। आपके मैं उनको व्हाट्सएप भेजता तो तुम दोनों को भेजते मैं वहाँ से ले लूँगा। बंद कर दो व्हाट्सएप। एंटायर स्क्रीन वाला एंकर लिंक्स क्या होती है, कौन बता रहा है? एंकर लिंक्स कौन से होते हैं? जो ए टैग से हमने पढ़ा था। जो आपने टेप ग्रेटर लेवल लगाया है उसके लिए आप चाइल्ड को जनरेट करने के लिए स्पेस दे सकते हैं। चाइल्ड लगा के स्पेस, फिर उसके एन चाइल्ड और वो सब उस वे के अंदर। आपने टेप के अंदर जो बनाया है स्पेस दे दिया है। जो तो फर्स्ट चाइल्ड हो गया फर्स्ट सारे वो जनरेट करना आप पे ग्रेटर देन डिसाइड किया जो स्पेस को दे सकते हैं। सिर्फ स्पेस देके तो वो फिर उसके अंदर जितने भी उन सबको ले लेगा ना। काम तो वही कर रहा है जो भी वैसा भी ले सकते हैं, पर उसके अंदर जितने भी नेस्टेड जितने भी डिव होंगे वो उन सबको ले लेगा फिर अंदर। ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। एंकर लिंक्स कौन बता रहा है? एंकर लिंक्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स क्या होता है? श्रवण, राहुल है क्या? राहुल, एंकर लिंक्स क्या होता है? हाइपर लिंक्स क्या होता है? ये तो इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूँ? एस आर से लिखूँ या एच रेफ लिखूँ? एच रेफ आएगा ना। ज्वाइन करना उसको और स्क्रीन शेयर से ऐड करें। वो स्क्रीन शेयर है उसे। ज्वाइन के लिए ऑप्शन है। क्लिक करो एडमिट वाला। ठीक है, अब मेरा यूआई कैसा आएगा इसके अंदर? इस वे में आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा ग्रिड। ग्रिड से हम क्या कर सकते हैं? रोज़ और कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है? फ्लैक्स वन डायमेंशन होता है, मतलब या तो रो के ऊपर काम करेगा या कॉलम के ऊपर काम करेगा। ग्रिड कॉलम और रो दोनों के ऊपर सेम टाइम पे काम कर सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया? एंकर लिंक क्रिएट की। अगर मेरे को एंकर लिंक का डिफ़ॉल्ट जो यूआई है वो अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं ए में जाके लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नाउ। इसमें मैं लिख दूँगा नन। इससे क्या हो जाएगा? आपके जो अंडरलाइन आ रही थी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, इसमें देता हूँ रेड। ठीक है, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर सकते हो। बाकी मेन ये चीज़ है कि आप ग्रिड के थ्रू आप इसका जो रोज़ है और कॉलम्स उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेन आपका ग्रिड ये था। फिर है आपका बूटस्ट्रैप। फॉर्म किस किस को कम्प्लीटली आ गया था समझ? 50% किसको आया समझ में? हाँ,
40%, 10% अबाउट है 30% आया था किसी को? फॉर्म को रिवाइज कर लेगा फिर से शॉर्ट के अंदर। ये देखिए, फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करूँगा मैं? फॉर्म। इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? इनपुट, टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैं लिखा सबमिट। ये क्वेश्चन मार्क ब्लैंक क्यों आ रहा है, ये कौन बता रहा है? हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, यहाँ पे ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, ये कौन बता रहा है? लोकल पहले से हमने क्या नहीं लिखा? नेम प्रॉपर्टी नहीं लिखी। मैं लिखा यहाँ पे माय नेम, मैं इसको किया। अब अगर मैं लिख के कुछ भी करता हूँ सबमिट, तो यहाँ पे क्या है? ऊपर आ रहा है शान। अगर मेरे को URL के अंदर नहीं चाहिए डेटा को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अगर मैं ये चाह रहा हूँ फॉर्म सबमिट हो और जो डेटा है वो URL के अंदर ना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? हाँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ मेथड। अगर लिखता हूँ मैं गेट, तो वो URL में नहीं आएगा क्या? मेथड क्या करूँ? पोस्ट करें। अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो डेटा कहाँ नहीं आएगा? URL में नहीं आएगा। ये इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमेशा ही पूछेंगे आपसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्म को लिख के सबमिट कर रहा हूँ और आपका डेटा URL में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेक्स्ट एरिया। मैंने इसके अंदर दिया नेम प्रॉपर्टी माय नेम। ये आपका टेक्स्ट एरिया। क्या डिफरेंस है इनपुट और टेक्स्ट एरिया के अंदर? इनपुट और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इनपुट और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मेन आपका ये डिफरेंस है कि अगर आपको लॉन्ग टेक्स्ट लेना हो तो आप क्या यूज़ करोगे? टेक्स्ट एरिया यूज़ करोगे। अगर मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर पहले से कुछ फिल हुआ हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस्टेक होती है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पहले से कुछ फिल हुआ हुआ है, लेट्स अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले से फिल हुआ हुआ है हेलो और कॉमा, तो मैं यहाँ इसके इस प्लेस के अंदर कहाँ लिखूँ? टेक्स्ट एरिया के अंदर कहाँ लिखूँ कि पहले से हेलो लिखा हुआ है उसके अंदर? नहीं, मेरे को वैल्यू चाहिए उसकी, मेरे को उसके प्लेस के ऊपर नहीं चाहिए, मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए। क्या मैं टेक्स्ट एरिया में वैल्यू लिखूँ तो आ जाएगा क्या? हम टेक्स्ट एरिया में कहाँ लिखेंगे इसको? दोनों टेक्स्ट एरिया के बीच में लिखेंगे। अब वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इनपुट के अंदर हेलो लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूँगा? मैं क्या लिखूँगा इनपुट के अंदर कि हेलो लिखा हुआ है? नहीं, एज अ वैल्यू आएगा, वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। ये नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा कि टेक्स्ट एरिया और वैल्यू हम किसके अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो। ठीक है, मैंने किया सबमिट और वो पोस्ट करना डेटा चला गया। एक्शन क्या काम करता है? कौन से फॉर्म के कौन से पेज के ऊपर डेटा को लेके जाना है फॉर्म के। तो अब मैंने लिखा है यहाँ पर new.html, तो अब क्या हो जाएगा? एक new.html नाम का एक पेज होगा, उसके ऊपर डेटा चला जाएगा।
हम कहाँ चले गए, new.html के ऊपर। ये किस किस को समझ में आया, ये जो इतना कोड लिखा है ये किस किस को आया समझ में, तो किसको डाउट है, ये किसको समझ नहीं आया, ये वाला जो कोड जो मैंने इसमें लिखा है। आपको आगे ये समझ में, हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, हेलो लिखा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम भी हटा देता हूँ। मैंने सिंपली क्या लिखा, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक इनपुट एलिमेंट डाला, ठीक है। तो अब मेरे पास में क्या आ रहा है, एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, एक इनपुट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख के सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लिख दूँ नंबर, तो इसमें क्या चेंज आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड, तो क्या आएगा, आप सिर्फ पासवर्ड टाइप के डिजिट्स को लिख सकते हो, ठीक है, जिसका यूज़र को क्या दिखेगा, ब्लैक डॉट्स। अगर मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ तो क्या आएगा, आपके पास में डेट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आपके पास में डेट को चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, आपके पास में ये चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है, हमने सिर्फ इसके अंदर अभी तक इतना ही पढ़ा है कि एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका बटन। इनपुट का क्या काम होता है कि यूज़र से जो आप इनपुट ले रहे हो उसका टाइप क्या है, उसका टाइप टेक्स्ट है, आपका कलर है, रेंज है, किस टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज, तो मेरे को क्या मिलेगा, इसके अंदर रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इनपुट का काम यही है कि आप जो यूज़र से इनपुट ले रहे हो उसका टाइप स्पेसिफाई करना, उसकी नेम प्रॉपर्टी, उसमें वैल्यू प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ें देना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जो नीडेड है, जो आपको हमेशा देनी है, वो क्या है, आपकी टाइप और नेम। आपको हमेशा टाइप और नेम हमेशा देना है। इसके अंदर प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, वैल्यू, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, पर जो चीज़ एकदम रिक्वायर्ड है, जो आपको हमेशा देनी है, वो क्या है, आपकी टाइप और नेम। फिर हमने बनाया बटन। बटन का क्या यूज़ है, अगर हमको फॉर्म को सबमिट करना है, अगर हमको फॉर्म को सबमिट करना है तो हम क्या इसके अंदर बनाएंगे, बटन बनाएंगे, ठीक है। बटन के बिना फॉर्म को हम सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने लिखा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बीच के अंदर लिख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया और इनपुट के अंदर क्या डिफरेंस है, मैंने अभी जो बताया था। टेक्स्ट एरिया कब यूज़ करता है और इनपुट कब यूज़ करता है, टेक्स्ट एरिया कब यूज़ करता है शुभम, टेक्स्ट एरिया कब यूज़ करें और इनपुट कब यूज़ करें। हाँ, जब मेरे को लार्ज टेक्स्ट चाहिए, प्रेम, जब मेरे को लार्ज टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट एरिया। और अगर मेरे को मल्टीपल टाइप्स के इनपुट लेना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इनपुट यूज़ करूँगा, ठीक है। ये था आपका टेक्स्ट एरिया। अब मैंने इसमें लिखा दिस विल कंटेन लार्ज टेक्स्ट, ठीक है। अब आपका क्या है, एक इनपुट, एक है टेक्स्ट एरिया। फिलहाल हमने तीन ही चीज़ें देखी है फॉर्म के अंदर, क्या, इनपुट, टेक्स्ट एरिया और बटन। अब हम फोर्थ चीज़ देखने जा रहे हैं। इसके अंदर कोई डाउट कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, उसके टाइप से क्या हो रहा है और नेम से क्या हो रहा है। अगर हम नेम प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो एलिमेंट आगे नहीं जाएगा। ये यूनिवर्सल लाइन है और आपको याद रखनी है। अगर मैं इसका नहीं देता हूँ नेम तो क्या होगा, ये आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और मैंने क्या, सब यहाँ पे मेथड में गेट लिख देता हूँ। तो क्या जा रहा है ऊपर, माई नेम जा रहा है और क्या जा रहा है, माई टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये इसमें चीज़ है। हमने क्या देखा, इनपुट देखा, टेक्स्ट एरिया देखा और बटन देखा। अब इसके अंदर हम लिखते हैं सेलेक्ट, जिसके अंदर हम लिखेंगे ऑप्शन। आपका HTML सिर्फ बहुत लार्ज है, पर हम उतना ही कर रहे हैं जितना आपको नीडेड है, ठीक है।
लाइट चली गई क्या? मैं बड़ा आंखें बंद कर लेना देखो। मैं तुम्हें वो देता हूँ एक्सटेंशन, ठीक है? क्या होगी? कितने बजे है तो भी? 5:10 हुआ वैसे। तो बहुत सारा टाइम पड़ा, रुको मैं फिर तुम्हें लाता हूँ। वो फिर रिकॉर्ड भी नहीं, रिकॉर्ड हो रही है क्या वो? इसको पॉज कर सकते हैं। नहीं हो रही है सर, उससे बंद हुई है, इसमें तो चल रही नहीं है। मतलब पॉज फिर ये वाला जीवी जला ले। बहुत आगे तक आ जाएगी। जानते हैं ना, तुम्हारा गलत है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तार खराब नहीं होता। हाँ बहुत के ऊपर है। आ रहा है क्या सबको HTML समझ में? ये लैपटॉप वाला पैकेट भी लगा दो। नहीं कल सैटरडे ऑफ है, सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो रिवाइज करवा दे। बोर्ड आगे कर लो, तार लाइट नहीं है ये तार अरे वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड ऐसे ना अटका हो जाएगा तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तार के चीज़ हाँ तो वो फालतू करते रहे तो वो चल गया। क्लास खत्म होने से पहले मुझे बात देना, मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा जो तुमने पढ़ा है, फिर हम छोड़ेंगे। अब देखो हमने क्या बनाया। फर्स्ट हमने पढ़ा इनपुट, दूसरा पढ़ा टेक्स्ट एरिया, तीसरा पढ़ा बटन। अब फोर्थ एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? सेलेक्ट। इसके अंदर हमने लिखा बीकानेर, जहाँ नहीं है समझ में वहीं पर कुछ लेना, ठीक है? अब मेरा यूआई कैसा आ रहा है? ये है मेरा इनपुट बॉक्स, ये क्या है? मेरा टेक्स्ट एरिया, जिसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। इसीलिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे को लार्ज टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं इसमें लिखूँ लार्ज टेक्स्ट तो वो इस वे के अंदर चला जाएगा, और अगर मेरे को लार्ज टेक्स्ट एरिया में लिखना है तो वो अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है? तो ये था मेरा इनपुट टेक्स्ट एरिया। तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? सेलेक्ट। अब मैंने यहाँ पे चूज़ किया जयपुर, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा, इसके अंदर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ था जिसमें मैंने लिखा हेलो। अब मैंने लिखा सबमिट। तो अब हमारी क्वेरी स्ट्रिंग में क्या है? माई नेम आया और माई टेक्स्ट एरिया है। हमने जो जयपुर चूज़ किया था वो क्यों नहीं आया? इसका आंसर कौन बताएगा? ये आपका कोड है। ऊपर हमने जो जयपुर चूज़ किया था वो क्यों नहीं आया? ये क्वेश्चन तो सर पूछेंगे। मैं फिर से इसको रन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, SDF लिखा और हेलो लिखा, और मैंने जयपुर चूज़ किया, मैंने किया सबमिट। ऊपर क्या आ रहा है? सिर्फ माई नेम आ रहा है और माई टेक्स्ट एरिया आ रहा है। मैंने तो जयपुर चूज़ किया था वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ, नेम प्रॉपर्टी नहीं थी है, ठीक है?
मैंने नेम प्रॉपर्टी नहीं दी, इसमें मैं क्या लिखूँ, माय सिटी। अब हम यहाँ जाएंगे, अब क्या आएगा आपके, माय सिटी भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है वैल्यू प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी के एन और मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, वैल्यू के अंदर JDH, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाके कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ जोधपुर और मैं करता हूँ सबमिट, तो जोधपुर की क्या वैल्यू जाएगी आगे, JDH जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और अगर मैं जयपुर चूज़ करता हूँ तो आगे क्या वैल्यू जाएगी, जयपुर जाएगी या कुछ और जाएगी, या कुछ भी नहीं जाएगी, जयपुर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अगर हमने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है तो जो बीच में लिखा है वो जाएगा, और अगर हमने वैल्यू को स्पेसिफाई किया है तो जो वैल्यू में लिखा है वो आगे जाएगा। ये क्वेश्चन सर पूछेंगे तो मैं जयपुर लिखता हूँ तो क्या जाएगा आगे, जयपुर जाएगा, है ना। अगर मैं ये चीज़ लिख के यहाँ पर जोधपुर चूज़ करता हूँ तो JDH जाएगा, जो कि हमने कहाँ लिखा है, वैल्यू के अंदर लिखा है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को करना। ये आपका बेसिक फॉर्म था, इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो बोले। ये क्लियर है आपका। अब हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम रियल लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम एक एक करके CSS कभी नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम क्लासेस यूज़ करते हैं और जो पहले से बने हुए कंपोनेंट्स उनको सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिखा बूटस्ट्रैप 5 CDN। तो CDN के बिना तो बूटस्ट्रैप कैसे पढ़ेंगे। नेट है क्या किसी के पास? क्या सेकंड वाला फॉरवर्ड करके करो। इसमें क्या है पासवर्ड तुम्हारा? ये तो 6 हुआ ना, 6 से राम 6 स्पेस राम स्पेस चेकबॉक्स और रेडियो के अंदर क्या डिफरेंस है? सत्यम, चेकबॉक्स और रेडियो में क्या डिफरेंस है? हमने कल पढ़ा था जो चेकबॉक्स और सिलेक्शन के लिए यूज होता है। चेक बॉक्स अपन वो मिलते हैं चेक करने के लिए। रेडियो बजाने के लिए। एक और वो ट्राई करो। वो 5 गीगाहर्ट्ज़ स्विच किया था। सर 5 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए, इसको पहले करो। कैपिटल तो नहीं है कोई? नहीं स्मॉल ही है। बताओ सत्यम, क्या डिफरेंस है चेकबॉक्स और रेडियो में?
किसी और का है क्या इसमें करना? ये 1 प्लस कनेक्ट कर लो किसका भाई 1 प्लस कनेक्ट करो 1 ये हो गया। बूटस्ट्रैप को हम दो वे से यूज़ ले सकते हैं, या तो इसकी ऑनलाइन CDN यूज़ कर लें, लिंक यूज़ कर लें, या बूटस्ट्रैप को हम डायरेक्टली डाउनलोड कर लें। आपको किसके ऊपर जाना है? getbootstrap.com पे जाना है और आपको ये जो CSS की लिंक है इसको आपको सिर्फ क्या करना है? कॉपी करना है। हम यहाँ गए, हमको हेड के अंदर पेस्ट करना है। फर्स्ट चीज़ क्या थी? अगर आपको बूटस्ट्रैप को ऑन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को पेस्ट करना है यहाँ पे, और आपका जो फॉर्म था वो यहाँ पर हम लिखते हैं। अब देखो उसका UI चेंज हो गया थोड़ा। अब हमको क्या यूज़ करना है? अगर हमको बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो हमारे जो भी एलिमेंट्स है उनमें हम क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ क्लासेस यूज़ करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे? क्लासेस यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने लगाया फॉर्म कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा आपका? इस वे के अंदर UI अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या हो गया आपका? UI इस वे के अंदर अपने आप चेंज हो गया। ये जो क्लास है इसको मैं किसके अंदर लगाऊँ? टेक्स्ट एरिया के अंदर। कौन सी क्लास? फॉर्म -कंट्रोल। ये जो क्लास है ये इंटरनली बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई है, उसमें CSS लिखी हुई है। हमको सिर्फ वो क्लास को यूज़ करना है, ठीक है। और ये जो सेम चीज़ है वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा? क्लास के अंदर फॉर्म सेलेक्ट। तो ये आपको इस वे के अंदर एक UI दे देगा। यही चीज़ अगर हम मैनुअली CSS से लिखते हैं तो हमको बहुत सारी CSS की लाइन्स लिखनी पड़ती, पर हमको बूटस्ट्रैप यूज़ करके क्या लिखना पड़ा? सिर्फ क्लास फॉर्म सेलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्लास लिख देते हैं आपका क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो आपका फ़िलहाल इस वे से UI आ जाए, जिसके ऊपर भी हम क्लिक करते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अब बटन का देखते हैं। बटन के अंदर मैं क्या लिखूं? जिसने पहले बूटस्ट्रैप वर्ड रखी है मैं लिखूंगा BTN प्राइमरी। अब ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट आ रहा था ये कैसे चेंज हो जाएगा? आपका इस वे के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर हम मैनुअली CSS से लिखते तो हमको बहुत टाइम लगता, तो हमने क्या यूज़ किया? CSS यूज़ किया, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ते हैं पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। मैं एक से ज़्यादा क्लास लिख सकता हूँ। मैंने लिखा P-3, तो ये क्या करेगा? पैडिंग दे देगा 3 के स्पेस के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन-3, तो क्या कहेगा? मार्जिन दे देगा इसके चारों ओर। वही चीज़ मैं सब में लिख देता हूँ। मैं इस क्लास में गया, आपको सिर्फ क्लास को स्पेसिफाई करना है। आपको स्टाइल टैग में जाके उस एलिमेंट को एक्सेस करके उसके अंदर CSS नहीं लिखना। बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ क्लासेस का नेम ही लिखना है। ये चीज़ हमने इसमें स्पेसिफाई की, और यही सेम चीज़ हमने किस में लिख दी? फॉर्म सेलेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका ये ऐसा UI आ रहा है और आप करोगे सबमिट, ठीक है। अब लेबल का क्या काम होता है फॉर्म के अंदर? लेबल किस लिए यूज़ में आता है? किसी भी टैग हाँ, लेबल का क्या काम होता है? मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ लेबल और मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, तो क्या होगा? यहाँ पे नेम चूज़ करता हूँ तो मेरे क्या आएगा? यहाँ पर नेम लिखा हुआ आएगा। वो मैं बिना लेबल के भी लिख सकता हूँ, तो मैं लेबल को ही क्यों यूज़ करूँ? लेबल का क्या काम होता है? लेबलिंग करने का। तो मैं लेबल टैग को ही क्यों यूज़ करूँ? ये चीज़ है। अगर मैं नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो नेम वाला इनपुट है ये क्या नहीं हो रहा? हाईलाइट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेबल टैग यूज़ करते हैं।
लेबल टैग को हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये लेबल टैग हम किसके लिए बना रहे हैं, फॉर विच एलिमेंट। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जिसकी आईडी क्या है, माई एनएम है। तो अब हमने ये जो इनपुट है इसमें हमने क्या लिख दिया, आईडी माई एनएम। तो वो क्या चेक करेगा कि जिसकी भी आईडी क्या है, माई एनएम है, मैं ये जो लेबल है उसके लिए बन जाऊँगा। तो अब हम गए, अब हम नेम के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इनपुट टैग एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो है इसको हम कहाँ लिख दें, हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख दें, तो क्या होगा, नेम के ऊपर क्लिक करने पर टेक्स्ट एरिया हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेबल का क्या काम है, आपके फॉर्म के एलिमेंट्स के लिए लेबलिंग करना। ठीक है, तो अब हम नेम के ऊपर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। यही सेम चीज़ हम किसके अंदर लिखेंगे, नीचे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माई txt। और मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या लिख दिया, id माई txt। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट एरिया। तो अब मैं टेक्स्ट एरिया के ऊपर जब भी क्लिक करूँ क्या हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया हाईलाइट हो जाएगा और नेम के ऊपर क्लिक करते ही ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका लेबल का काम। लेबल के अंदर भी आप क्लास दे सकते हैं, तो क्लास क्या हो जाएगी आपके, फॉर्म लेबल। ठीक है, और ये क्लास आप इसके अंदर भी दे सकते हैं। तो अब ये जो UI है, ये अगर हम मैनुअली CSS से बनाते हैं तो हमको बहुत एफर्ट लगता है, पर हमने क्या यूज़ किया, इसको हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप की CDN यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यूज़ की और हमने क्या, ये जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास दी। तो हमने टोटल कितनी क्लास यूज़ की इसके अंदर, पहले हमने क्या यूज़ की, फॉर्म कंट्रोल, फिर हमने क्या यूज़ की, फॉर्म सेलेक्ट, फिर हमने यूज़ की फॉर्म लेबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की जगह कुछ और लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सक्सेस। इससे क्या डिफरेंस हो जाएगा आपके, ये जो ब्लू बटन है ये किस में हो जाएगा, आपके ग्रीन बटन में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेंजर तो क्या होगा, रेड में। ठीक है, इस वे के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो UI है ये हमको किससे मिलता है, आपके बूटस्ट्रैप से मिलता है। इसमें किसी को डाउट तो अभी भी पूछ लो कि हमने यहाँ पे क्लासेस क्यों दी। क्लास हम भी देते थे, पर ये क्लासेस कहाँ बनी हुई है, ये जो बूटस्ट्रैप की लिंक है वहाँ पर बनी हुई है। हम सिर्फ उन क्लासेस को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप कभी भी CSS को मैनुअली नहीं लिखोगे, आप हमेशा प्री बिल्ड कंपोनेंट को ही यूज़ करोगे। भले आप कोई लाइब्रेरी को यूज़ करो या जैसे हमने क्लासेस यूज़ किया, आप क्लासेस को यूज़ करो, आप हमेशा प्री बिल्ड कंपोनेंट्स को ही यूज़ करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं बूटस्ट्रैप के साथ में टेबल को। हाँ हाँ, वो हम ऐसे दे देंगे, देखो इसके अंदर हम एक और ऑप्शन दे देंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर चूज़ वन दे देंगे और इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, ब्लैंक दे देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर क्या आएगा, चूज़ वन आएगा और हमको कोई ना कोई वैल्यू को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको ब्लैंक भेजनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं भेजनी हमको। ठीक है, ये चीज़। अब हम पढ़ते हैं टेबल को। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, मैं तो बढ़ा दूँ। टेबल आज करें या कल करें? कल
एक जो क्वेश्चन है जो सर पूछ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आप तो हटाइए। मैं लिखूँगा इनपुट, लिखूँगा टाइप, मैंने लिखा चेक बॉक्स। स्पोर्ट्स HTML से कभी भी आपको स्क्रीन के ऊपर एरर नहीं देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, आपकी लॉजिकल लैंग्वेज है ना। इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना फिर सर आपसे पूछेंगे। इसमें कुछ भी नहीं आए तो समझ लो आप P3 M3 ID लेबल नेम क्लास, इसमें कुछ डाउट है तो भले पूछ लो। लेबल ये होता है कि आपके फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें लेबलिंग करना होता है। हम डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं, पर हम लेबल टैग में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो लेबल है वो किसके लिए बन रहा है। तो इसके अंदर हम देते हैं फॉर किससे मैच होगा, आपके ID से मैच होगा। इसका फॉर जो हमने दिया है माई एनम, ये सेम होना चाहिए ID के माई एनम से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 को चूज़ किया और मैं करता हूँ सबमिट। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, नेम प्रॉपर्टी भी दी है। मेथड अगर मैं स्पेसिफाई ना करूँ तो क्या होगा, तुम बताओ। अगर मैं मेथड नहीं देता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ यहाँ पे, तो मेथड क्या होता है फॉर्म का। मैं फॉर्म का मेथड कुछ भी नहीं लिखता हूँ, क्या हुआ कर रहे, मेथड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा। अगर मैंने मेथड कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सा होगा, गेट हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट, और अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होगा, गेट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर ये करता हूँ सेलेक्ट और ये करता हूँ और मैं करता हूँ सबमिट, तो गेट के अंदर ऊपर क्या जाएगा, जो क्वेरी स्ट्रिंग बनेगी उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी। ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। मैंने किया सबमिट, तो वैल्यू क्या जाएगी, ऑन जाएगी। अगर हम यहाँ पर वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वैल्यू आगे नहीं जाएगी। क्या आगे जाएगा, ऑन आगे जाएगा। ऑन एक वर्ड होगा जो आगे जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्रिकेट और मैंने इस वैल्यू को मैंने आगे लिखा। मैंने यहाँ पे मैंने आगे क्या लिखा है इसका। तो अब आगे क्या जाएगा, जो हमने वैल्यू के अंदर दी हुई है। अब मैं लिखता हूँ, ये करता हूँ सिलेक्ट और ये करता हूँ सिलेक्ट, तो आगे क्या जाएगा, जो हमने इसके अंदर दी। तो उसके लिए हमको जीएस का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसको PHP के अंदर हैंडल कर रहे हैं तो सेम नाम की अगर की होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चेकबॉक्स यूज़ कर रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये वाला साइन बनाना पड़ेगा। आपको ये वाला साइन बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके मल्टी डायमेंशनल एरे बन जाएगा। सेम आपका स्पोर्ट्स नाम की के अंदर एक एरे बन जाएगा जिसमें आपके मल्टीपल चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ सेलेक्ट और मैं तीनों करता हूँ
तो क्या होगा आपके आगे जब आप उसको PHP में हैंडल करोगे तो वो क्या बनेगा, एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनेगा जिसकी की क्या होगी आपकी, स्पोर्ट्स नाम की होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। और एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर मैं फॉर्म बनाऊँ और यहाँ पर रेडियो लिख दूँ, तो यहाँ पे नेम के अंदर मेरे को क्या देना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर फीमेल देता हूँ, यहाँ पर मेल देता हूँ, तो क्या ये सही प्रैक्टिस है क्या? क्यों नहीं है? सेम नेम क्यों होना चाहिए? दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, नेम के अंदर मेल और फीमेल लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नेम और फीमेल लिखता हूँ तो ये भी हो जाएगा सेलेक्ट और ये भी हो जाएगा। तो हमको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, सेम नेम देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, या तो ये होगा सेलेक्ट या ये सेलेक्ट होगा। अब मैं जब इसको करता हूँ तो आगे क्या जाएगा, जेंडर आपकी की बनेगी और वैल्यू क्या बनेगी, जो हमने वैल्यू के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है। जो चेक बॉक्स के अंदर दे रहे हैं हम और जो रेडियो में दे रहे हैं, दोनों में वैल्यू प्रॉपर्टी देनी ज़रूरी है, नहीं तो आगे क्या जाएगा, ऑन जाएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ता हूँ।